नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो से मैं क्लास 10th के लिए मैथ का क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। ये हमारा पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग मैथ के पहला चैप्टर रियल नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी हम सभी इस चैप्टर के सारे थ्योरी पार्ट को समझेंगे। ठीक है, और इसमें जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में केवल थ्योरी और फॉर्मूला रहेगा, ताकि फ्यूचर में अगर आपको कभी फॉर्मूला का रिवीजन करना हो तो आपको वीडियो को ढूंढना न पड़े, एक ही वीडियो में आपको सारे फॉर्मूले चैप्टर के मिल जाए। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इसके एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने पहले चैप्टर को समझते हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो है रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर को पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद हम लोग रियल नंबर को समझेंगे। तो पहला जो नंबर का कैटेगरी है वो है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? तो द नंबर्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड एंड एट इंफिनिटी। ऐसा नंबर जो एक से स्टार्ट होता है और अनंत पर जाकर के खत्म होता है, उन सारे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर का दूसरा नाम जो होता है वो काउंटिंग नंबर भी होता है। और द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाई एन। जो नेचुरल नंबर है उसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। अगर हमारा ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन क्या होता है? जिस पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की संख्याएं डिनोट होती हैं। तो इस नंबर लाइन पर ये 1 से जो इन्फिनिटी तक की संख्याएं हैं, एक से लेकर के जो अनंत तक की संख्याएं हैं, इन सारी संख्याओं को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, एक से अनंत तक की संख्याओं को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? तो होल नंबर आर ए सेट ऑफ नंबर्स दैट कंटेन ऑल पॉजिटिव नंबर्स विथ जीरो। क्या होता है? जितना भी पॉजिटिव नंबर है जीरो के साथ साथ उसको हम होल नंबर कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इसमें होल नंबर में निगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए हमसे कि -6 मेरा होल नंबर है तो ये नहीं है, लेकिन +6 मेरा होल नंबर है तो ये होल नंबर है। ठीक है, तो यानी कि पॉजिटिव नंबर और जीरो जो है उन सबको मिला करके हम लोग होल नंबर कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ होल नंबर इज डिनोटेड बाय W। तो यहाँ देखने वाली बात है कि अगर डिनोटेड बाय पूछा जाए तो कुछ कहना नहीं है, जो नाम है इसका वही फर्स्ट लेटर से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट कर देते हैं। तो इसको याद करने का झंझट नहीं है। क्लियर है? तो देखिए ये मेरा क्या है, नंबर लाइन है। नंबर लाइन पे ये एक से लेकर के इन्फिनिटी तक की संख्या को हम क्या बोले थे, नेचुरल नंबर। ठीक है, इस नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को इंक्लूड कर दें तो जीरो के साथ मेरा एक से इन्फिनिटी तक की संख्याएं क्या कहला जाएंगी, होल नंबर। जीरो से इन्फिनिटी तक की संख्या क्या कहला जाएंगी, होल नंबर। क्लियर है? तो नोट देख लेते हैं कि जितना भी नेचुरल नंबर होता है सब होल नंबर होता है, लेकिन जितना भी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। क्लियर है? तो समझते हैं कैसे। जैसे नंबर लाइन है तो एक से इन्फिनिटी तक की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर। इसके पीछे में क्या है, जीरो। और जीरो से इनफाइनाइट तक की संख्या सभी को एक साथ हम इंक्लूड कर लें तो इसको हम बोलते हैं होल नंबर। तो इससे ही कंक्लूजन निकल के आया है कि जितना भी होल नंबर है, जितना भी नेचुरल नंबर है वो सारा का सारा होल नंबर है ना। होल नंबर की कैटेगरी के अंदर आ रहा है ये बॉक्स, नेचुरल नंबर वाला। तो नेचुरल नंबर जितना भी सब होल नंबर, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है। क्यों? तो सिर्फ जीरो के कारण। ये जीरो आ जाने के कारण, ये जीरो क्या मेरा नेचुरल नंबर की बॉक्स में है, नहीं है। तो जीरो के आ जाने के कारण जितना भी होल नंबर उसको हम नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते। जैसे 3 है मान लेते मेरे पास, तो 3 है जो, तब इसको बोले कि 3 जो है वो नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है। 5 है जो वो नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है। लेकिन अगर जीरो का बात किया जाए
तो 0 केवल होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है। तो इसे एक अकेला 0 के कारण होल नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। क्लियर है? आता नेक्स्ट, इंटीजर क्या होता है? दे आर नंबर्स दैट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स विथ 0। यानी कहने का मतलब है कि पॉजिटिव को, निगेटिव को और 0 को अगर मिला लें तो इन सबको मिला करके हम बोल देते हैं क्या? इंटीजर। ठीक है, याद आ रहा है? 0 को और पॉजिटिव को मिला लेंगे तो इसको बोलते हैं हम होल नंबर, और केवल जो पॉजिटिव है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या? नेचुरल नंबर। तो डिवीजन समझ में आ रहा है? इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय आई और जेड। इंटीजर्स को हम लोग या तो आई से डिनोट करते हैं या जेड से डिनोट करते हैं। ये हमारा नंबर लाइन है, तो माइनस अनंत से अनंत तक की संख्या को हम लोग बोलते हैं इंटीजर, है ना? डिफिनेशन दिख रहा है आपको कि पॉजिटिव, निगेटिव विथ 0, पॉजिटिव, निगेटिव और 0, इन तीनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं? इंटीजर बोल देते हैं, और डिनोट करते हैं आई और जेड से। तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक की संख्याओं को हम बोलते हैं इंटीजर। इसमें 1 से इंफिनिटी तक की जो संख्याएं हैं, 1 से इंफिनिटी तक की जो संख्याएं हैं, इसको हम बोलते हैं क्या? पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। और -1 से माइनस अनंत तक की संख्याओं को हम बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और 0 को मिला करके बोला जाता है इंटीजर, और ये हो जाता है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में। क्लियर है? नेक्स्ट, इवन नंबर। ये तो सिंपल है। नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। जैसे 2, 4, 6, 8 और 10। वैसा नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। कंप्लीटली डिविजिबल कहने का मतलब है कि इस केस में रिमाइंडर जो होगा वो हमारा 0 होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल के केस में रिमाइंडर हमारा कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं इवन नंबर, और इवन नंबर में आता है 2, 4, 6, 8, 10 इस टाइप से, जो 2 से डिविजिबल हो। द कलेक्शन ऑफ इवन नंबर इज डिनोटेड बाय ई। इवन नंबर को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है ऑड नंबर। ऑड नंबर किसको बोलते हैं? तो ये इवन नंबर का उल्टा है। नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल न हो, कंप्लीटली डिविजिबल न हो। कंप्लीटली डिविजिबल कहने का मतलब है अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं तो उसका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। एग्जाम्पल क्या क्या है? तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, इन सबको हम बोलते हैं ऑड नंबर। एक कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर इज डिनोटेड बाय ओ। ऑड नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं? ओ से, और इवन नंबर को ई से। क्लियर है? नेक्स्ट, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय नंबर्स अदर देन 1 एंड देमसेल्फ। यानी एक और खुद को छोड़ के अगर वो किसी और से कटता है तो वो नंबर हमारा कंपोजिट नंबर कहलाता है। ठीक है, जैसे 4 जो है 1 और 4 को छोड़ के 2 से कटेगा। 6 भी 2 से और 3 से दोनों से कटेगा। 8 2 से 4 से कटेगा। 9 3 से कटेगा। 10 5 से कटेगा। 18 जो है 2 3 6 9 से कटेगा। तो यानी कहने का मतलब है कि एक और खुद को छोड़ करके जो भी अगर किसी नंबर से कटता है तो वो नंबर क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो वैसा नंबर जो एक और खुद से कटता हो तो उसको हम बोल देते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्लियर है? तो बोलता है एक कंपोजिट नंबर ऑल्सो नोन एज कंपाउंड नंबर। कंपोजिट नंबर को हम लोग कंपाउंड नंबर भी बोलते हैं। और जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है वो है आपका 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है वो है 4। या से पूछा जाए स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर तो वो भी कितना आ जाएगा?
4, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, तो ये भी हो जाएगा 4, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, तो ये आपका हो जाएगा 9, ठीक है। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर हो जाएगा 9, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर ये हो जाएगा 4, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर भी हो जाएगा आपके पास 4। नेक्स्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? तो ये कंपोजिट नंबर का उल्टा है। कंपोजिट नंबर क्या था? जो एक और इटसेल्फ यानी स्वयं को छोड़ करके किसी भी संख्या से कट जाए। लेकिन प्राइम नंबर होता है जो कि केवल और केवल खुद से या एक से कटे। इसको हम बोलते हैं क्या? प्राइम नंबर विदाउट ए रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर जो है वो आपका 0 आना चाहिए। यानी कि एक से खुद से कटेगा तो प्राइम नंबर, और एक से और खुद से छोड़कर किसी और से भी कटेगा तो इसको बोल देते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर 1 से 100 के बीच में जो है वो आपके पास है, यहां तक है। आप देख लीजिए ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है डायरेक्ट। तो प्राइम नंबर कौन कौन सा है 1 से 100 के बीच में? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97, ठीक है। इतना है। इसमें से अगर बात किया जाए तो 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 तक में टोटल प्राइम नंबर का संख्या जो होता है वो 25 होता है। 1 से 100 तक के बीच में संख्या टोटल कितना होता है? 25 होता है। और 1 से अगर 50 तक की बात किया जाए तो 1 से 50 तक का टोटल जो प्राइम नंबर होता है वो 15 होता है। 1 से 100 तक में प्राइम नंबर कितना होता है? 25, और 1 से 50 तक में कितना होता है? 15। अब बात किया जाए 2 के बारे में, तो ये 2 जो है केवल ओनली इवन प्राइम नंबर है। इसके बाद आपको प्राइम नंबर में कहीं भी इवन नहीं दिखेगा, और सारा का सारा प्राइम नंबर जो होता है वो ऑड होता है। क्लियर है? 2 जो अकेला है जो केवल की इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारा का सारा प्राइम नंबर ऑड होता है। प्राइम नंबर के बारे में देखते कुछ नोट बातें। 1 इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। एक जो है ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। पहले एक को हम लोग प्राइम नंबर की कैटेगरी में रखते थे, लेकिन ये प्राइम नंबर के डिफिनीशन पे सटीक नहीं बैठने के कारण इसको प्राइम नंबर की कैटेगरी से निकाल दिया गया है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, और only even prime number is also 2. Only even prime number is also 2. The smallest even prime number is 2. सबसे छोटा जो है इवन प्राइम नंबर जो है वो आपका क्या है? 2 है। और द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर जो है वो आपके पास 3 है, ठीक है। तो ये 3-4 बात है जो आपको प्राइम नंबर के बारे में याद होना चाहिए। नेक्स्ट, रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर बोलता है कि ये रैशनल नंबर जो रियल नंबर, सब तो रियल नंबर नहीं है, जो भी हम पढ़ सब क्या है, सब रियल नंबर है। तो रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन ऑफ p बाई q। यानी कहने का मतलब है कि वैसा नंबर जिसको p बाई q के रूप में लिखा जा सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। यानी फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q जो है वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। इंटीजर आपको पता है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों होता है, लेकिन q जो है वो q आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है, ऐसा में। तो यानी ऐसा नंबर जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p मेरे पास इंटीजर्स होगा और q जो होगा वो बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, तो इस टाइप के नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। और रैशनल जैसे 0, 1, 3/7, तो जैसे 0 है तो क्या 0 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं 0/1 करके।
1 को p/q के फॉर्म में लिख सकते 1/1, और 3/7 तो ऑलरेडी p/q के फॉर्म में है। क्लियर है? अ कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय q। इसका डिनोशन आपका जो है वो इसके नाम के पहले लेटर से मैच नहीं करता, इसलिए इसको याद होना चाहिए कि ये कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय q। रैशनल नंबर को हम लोग q से डिनोट करते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है? तो रैशनल नंबर का उल्टा। रैशनल नंबर में हम लोग उसको p/q के रूप में डिनोट कर सकते थे, तो ऐसा नंबर जिसको p/q के रूप में डिनोट नहीं किया जा सकता है उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। वही चीज लिखा हुआ है, इरेशनल नंबर इज द रियल नंबर विच इज नॉट रैशनल, यानी कि जो कि रैशनल नहीं है, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ p/q, जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। और वही बात है, p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, और q में जो होता है वो नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे √7 है, √7 जो है, तो एक बात और याद कर लेंगे हम लोग कि वैसा नंबर, ठीक है, जो कि रूट में हो, वैसा नंबर जो कि रूट में हो और रूट के अंदर में जो नंबर लिखा गया है वो आपके पास प्राइम नंबर हो। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये नंबर भी मेरा इरेशनल नंबर ही कहलाता है। लेकिन जो नहीं प्राइम नंबर हो, जैसे देखिए √12, ये तो डिफरेंशियल के अकॉर्डिंग है, √12 तो प्राइम नहीं है, लेकिन इसका हम फैक्टर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2√3। तो अब इसके अंदर जो आया वो आपके पास क्या आ गया? प्राइम नंबर आ गया। ठीक है, तो आप सिंपल सा याद रख लीजिए कि ऐसा नंबर जिसका हम रूट निकालते हैं, स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है, तो वो मेरे पास होल नंबर में नहीं आता है, पॉइंट में आता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? इरेशनल नंबर। जैसे अगर बात किया जाए √16 का, √16 का रूट कितना होता है? 4। ये होल नंबर है, तो ये मेरा क्या कहला जाएगा? रैशनल कहला जाएगा। लेकिन बात है √17 का, √17 कुछ होता नहीं, पॉइंट कुछ होता होगा अपना, तो जब पॉइंट में होता है तो इसको हम निकालने जो होते हैं हम डायरेक्ट बोलेंगे कि क्या मेरे पास इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब आते हैं इस पाई के पास। पाई जो होता है, पाई का दो वैल्यू होता है, एक होता है पास 22/7 और दूसरा होता है 3.14। ठीक है, तो अगर पाई आपसे पूछा जाए तो पाई को हम लोग बोल देते हैं कि ये हमारा इरेशनल नंबर है। पाई क्या है हमारे पास? इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है वो 3.14 वाला होता है। पाई का जो होता है 3.14 वाला होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। 22/7 के बारे में पूछा जाए तो हम इसको बोल देंगे ये मेरा रैशनल नंबर है, क्योंकि हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और 3.14 को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये मेरा क्या कहला जाएगा? इरेशनल नंबर। तो ये आप याद रखिएगा, पाई हमारा जो होता है वो इरेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास को प्राइम। ठीक है, को प्राइम। को प्राइम क्या बोलता है? वैसा दो नंबर, टू नंबर्स आर को प्राइम इफ द GCF या HCF इक्वल टू 1, दोनों एक ही नाम है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का ही दूसरा नाम है GCF। तो दो नंबर को हम को प्राइम बोलेंगे अगर उसका GCF जो है 1 आता है। ठीक है, और को प्राइम नंबर्स नीड नॉट बी प्राइम नंबर। बोलता है को प्राइम जो नंबर है वो जो ही नहीं है कि प्राइम नंबर भी हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया एग्जांपल में 12 और 35 जो है दोनों क्या है? प्राइम नंबर है? नहीं है, लेकिन इन दोनों का बात किया जाए तो ये दोनों को प्राइम नंबर है। दोनों क्या है? को प्राइम नंबर है, क्योंकि अगर इनका HCF निकालेंगे तो इनका HCF 1 आएगा। ठीक है, उसी तरह हम बात करें 7 और 8 का, तो इसका भी HCF क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है? को प्राइम नंबर है। तो वैसे दो नंबर्स, ठीक है, जिनका HCF 1 आता है उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, को प्राइम जो प्राइम नंबर अलग है, को प्राइम होता है साथ साथ में प्राइम। ठीक है, दोनों आपस में क्या है? प्राइम नंबर। भले वो प्राइम अकेला अकेला प्राइम हो चाहे मत हो, लेकिन वो दोनों नंबर आपस में क्या है? प्राइम है, और तो उनका HCF कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास रियल नंबर। अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे। रियल नंबर क्या होता है? तो नंबर विच हैव रियल वैल्यू। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर के साथ साथ हमको एक पढ़ना है 11th क्लास में
इसका अपोजिट होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो इस बारे में ध्यान नहीं देंगे। इमेजिनरी नंबर इसका अपोजिट होता है, यानी वैसा नंबर जिसको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है, वैसा नंबर जिसको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है उसको हम रियल नंबर बोलते हैं, और वैसा नंबर उसको नंबर लाइन पर डिनोट नहीं किया उसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो आपको चिंता नहीं करना है, अभी आपके 10th क्लास तक जितने भी नंबर पढ़ने हैं वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। या मैंने जितना पीछे भी नंबर बताया है, ठीक है, नेचुरल नंबर से लेकर के को प्राइम नंबर तक, वो सारे कैसे हैं, रियल नंबर हैं। तो अभी इमेजिनरी नंबर के बारे में चिंता छोड़ देंगे हम लोग, ये हमारा 11th क्लास का चैप्टर है। ठीक है, तो नंबर्स विच हैव रियल वैल्यू एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, जिसका रियल वैल्यू होता है और जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, या रियल नंबर द कलेक्शन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन होता है उन दोनों का जो जोड़ होता है, रैशनल का और इरेशनल का। ठीक है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन यही होता है नंबर्स में। इन दोनों नंबर्स को अगर मिला दें तो ये हमारे नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर कहलाते हैं। जैसे √2 इरेशनल है, 2/3 रैशनल है, 7 रैशनल है, -3/7 रैशनल है, 0 रैशनल है। इन सारे नंबर्स को मिला दिया तो क्या कहला जाएगा, वो रियल नंबर। ठीक है, तो द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज डिनोटेड बाय आर। ठीक है, इसमें जो इसका पहला लेटर ही है, इसलिए आर जब यहाँ डिनोट हो चुका था तो इसीलिए रैशनल नंबर में हम लोग इसको आर से डिनोट नहीं किए थे, इसको हम लोग किससे डिनोट किए थे, क्यू से डिनोट किए थे। क्योंकि जो आर है वो एक बार रियल नंबर के नोटेशन में यूज हो चुका है, तो यहाँ पे आर को हम यूज नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पे हम किससे यूज कर लिए, क्यू, इसका नोटेशन को हम लोग यूज कर लिए। ठीक है, तो रियल नंबर याद रखेंगे कि वैसा नंबर जो कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सके, या ऐसे जनरली बोलिए कि जितना भी नंबर है क्लास 10 तक के लेवल के अनुसार बता रहा हूं कि जितना भी नंबर आप जानते हैं सब क्या है, रियल नंबर है। क्लियर है। नेक्स्ट आप देखते हैं रियल नंबर का जो है वो कैटेगरी कैसे कैसे बढ़ता है। तो रियल नंबर जो है उसको हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। कौन कौन सा, तो रियल नंबर को कैसे कैसे बांटते हैं वो देखते हैं। तो रियल नंबर को लोग दो पार्ट में बांटते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो कहलाता है आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, और दूसरा पार्ट जो है वो कहलाता है आपका रैशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर का डिवीजन बाद में नहीं होता है, लेकिन रैशनल नंबर जो होता है, रैशनल नंबर फिर से चार पार्ट में भागते हैं। रियल नंबर को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, ठीक है, और रैशनल नंबर को चार पार्ट में बांटते हैं। कौन कौन सा, पहला होता है आपके पास नेचुरल नंबर, दूसरा होता है इंटीजर, तीसरा होल नंबर, और चौथा में फ्रैक्शन। ठीक है, तो फिर से नेचुरल नंबर का डिवीजन नहीं होता है, लेकिन इंटीजर का जो होता है वो डिवीजन होता है। इंटीजर को हम लोग फिर से तीन पार्ट में बांटते हैं। होल नंबर का डिवीजन नहीं होता है और फ्रैक्शन का भी डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर का भी नहीं होता है। तो इंटीजर को तीन पार्ट में बांटते हैं। तो पहला पार्ट जो है वो कहलाता है आपका निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो। इंटीजर को तीन पार्ट में, निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो। और पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग फिर से दो पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, निगेटिव इंटीजर को हम लोग किसी पार्ट में नहीं बांटते हैं, और जीरो का तो कुछ डिवीजन ही नहीं होता है, फ्रैक्शन ही नहीं होता है, अलग से उसका फ्रैक्शन हम नहीं करते। पॉजिटिव इंटीजर को दो पार्ट में, कौन कौन सा, एक होता है इवन नंबर और दूसरा जो होता है वो आपका होता है ऑड नंबर। ठीक है, तो इस टाइप से लोग रियल नंबर को इतने टाइप से लोग बांट सकते हैं। क्लियर है तक। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर कि उन नंबर्स का, ठीक है, नंबर्स जो है हम इतने सारे नंबर्स पढ़ चुके हैं, तो किसका किस नंबर से के साथ कैसा रिलेशन है वो देखते हैं। तो ये आपका सबसे जो बेसिक है वो आपका कौन सा, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर जो आपका था वो आपका कहां से आता था, जीरो नहीं, एक से 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक के नंबर्स को हम क्या बोलते थे, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो जितना भी नेचुरल नंबर होता है उन सब को हम होल नंबर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर आपका था 1 से इंफिनिटी तक, और ये होता है आपका 0 से इंफिनिटी तक। याद है, मैंने पीछे भी समझाया था। जितना भी होल नंबर है उन सारे नंबर को हम बोलते हैं इंटीजर। जितना भी होल नंबर है उन सारे नंबर्स को हम क्या बोल देते हैं, इंटीजर। ठीक है,
क्योंकि इंटीजर में ये आपका बहुत बड़ा फ्रैक्शन कवर करता है, अगर याद हो तो निगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं हम, जितना भी होल नंबर वो इंटीजर है। तो इसे हम निकाल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, सही है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो सही है। ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, तो ये गलत है। ऑल इंटीजर आर होल नंबर, तो ये भी गलत है। क्लियर है पास? और जितना इंटीजर है उन सबको हम मिला करके बोलते हैं रैशनल नंबर। उन सबको मिलाकर क्या बोल देते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, तो जितना भी नेचुरल नंबर क्या रैशनल नंबर है, होल नंबर रैशनल नंबर है तो है, इंटीजर रैशनल नंबर है तो है। लेकिन रैशनल नंबर क्या नेचुरल नंबर है, तो ये नहीं है। तो रैशनल नंबर का अपोजिट तो कैटेगरी होता है, वो आपका होता है इरेशनल नंबर, होता है ना। अब इस रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिला दिया जाए तो हम इसे बोल देते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, रियल नंबर। तो इस सारे नंबर्स का आपस में जो रिलेशन है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। चैप्टर में बोला है, इसे पढ़ना क्या है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का प्रॉपर्टी क्या क्या है वो देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी जो है वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, और दूसरा जो है वो है फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। क्लियर है? इस चैप्टर में आपको दो ही चीज पढ़ना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम और फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। उसमें से भी जो 24-25 का आपका सिलेबस है उसके अनुसार ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को हटा दिया गया, और मैं अब इसी सिलेबस को लेकर के चल रहा हूं। अगर आपके न्यू सिलेबस में कोई चेंज होगा, ठीक है, तो मैं उस सिलेबस के अनुसार फिर से इस चैप्टर्स को समझा दूंगा। अगर नहीं चेंज होता है तो ये चैप्टर इसी तरह आपका कंटिन्यू रहेगा। क्लियर है? तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, ये आपका डिलीटेड था। ठीक है, तो एक ही बचा आपके पास, कौन सा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्लियर है? तो ये चैप्टर जो हम लोग इसको पढ़ नहीं रहे तो समझ रहे, अपने चैप्टर को हम लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। क्लियर है? तो इस फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक को समझने से पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो एल्गोरिदम वर्ड है और ये जो थ्योरम वर्ड है, ये वर्ड क्या है और इन दोनों में क्या अंतर है। हम यूक्लिड डिवीजन को नहीं पढ़ने वाले हैं, इसको छोड़ देंगे, ये डिलीटेड है। लेकिन जो ये एल्गोरिदम है, जो थ्योरम है, इसको हम समझते हैं, क्योंकि चैप्टर पढ़ने समय हमारे दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि किसको हम एल्गोरिदम बोलेंगे और किसको हम थ्योरम बोलेंगे। तो इसलिए इन दोनों वर्ड्स को पहले हम समझते हैं कि ये दोनों वर्ड्स है क्या। तो बोल रहा है कि एल्गोरिदम जो होता है, ठीक है, एल्गोरिदम ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, a series of well-defined steps that provides a process or method of solving a particular type of problem। बोलता है कि एल्गोरिदम जो है एक सीरीज है स्टेप्स का, ठीक है, स्टेप्स का सीरीज है, ठीक है, जो एक मेथड देता है हमको एक किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक मेथड है, एक सीरीज है स्टेप्स का, कैसे कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, वो स्टेप है किसी एक पार्टिकुलर को सॉल्व करने का। लेकिन थ्योरम क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है जिसको हम पहले सिद्ध कर चुके हैं, और अब हम उस स्टेटमेंट को किसी और दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, एक स्टेटमेंट है जो कि ऑलरेडी सिद्ध किया जा चुका है, और उस स्टेटमेंट को हम यूज करेंगे किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। ठीक है, जैसे देखिए, हम एल्गोरिदम का बात करें, अगर हम चाय बनाते हैं तो चाय बनाने का एक अपना एक एल्गोरिदम है। ठीक है, पहले पानी गर्म होगा, दूध डालेंगे, चीनी डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, उसको कुछ देर तक गर्म करेंगे, खौलाएंगे, और उसके बाद हमारा ये चाय बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये जो चाय बनाने का जो स्टेप्स है, इस स्टेप्स को हम बोलेंगे एल्गोरिदम। क्या बोलेंगे? एल्गोरिदम। क्यों? क्योंकि चाय बनाने वाले स्टेप से अगर हम अब चावल बनाना हो तो क्या चावल हम इस स्टेप से बना सकते हैं जिस स्टेप से चाय बनाए थे? नहीं बनाए थे, क्योंकि इसका स्टेप जो है वो अलग है।
तो ये जो चाय एक पार्टिकुलर टाइप का प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करने का ये मेरे पास स्टेप है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, एल्गोरिथम बोलेंगे। चावल बनाने का ये मेरे पास स्टेप है अलग अलग, तो हम इस चावल बनाने को हम क्या बोलेंगे, एल्गोरिथम बोलेंगे। लेकिन अगर हम चाय बनाना सीख चुके हैं, ठीक है, तो हम अब चाय बनाना सीख चुके हैं तो हम उस चाय बनाने को हम लोग क्या कर सकते हैं, लेमन टी बनाने में यूज कर सकते हैं, ठीक है, ग्रीन टी बनाने में यूज कर सकते हैं, कॉफी बनाने में यूज कर सकते हैं ना। तो जब हम इन लेमन टी को बनाने में यूज कर सकते हैं, ग्रीन टी को बनाने में यूज कर सकते हैं, कॉफी बनाने में यूज कर सकते हैं, तो ये जो चाय का जो स्टेप था इसी को हम स्टेप यूज कर रहे हैं। तो अब ये जो चाय का स्टेप है वो क्या कहला जाएगा, थ्योरम कहला जाएगा। ये क्या कहलाएगा, थ्योरम कहलाएगा, क्योंकि चाय का स्टेप जो है वो लेमन टी, ग्रीन टी और कॉफी को बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। आया बस में। तो ये आपका एल्गोरिथम और थ्योरम जो है इसमें अंतर होता है। वर्ड एल्गोरिथम इज गिवन इन द 18th सेंचुरी। जो एल्गोरिथम वर्ड है ये आपका 18th सेंचुरी में दिया गया था। और कौन दिया गया था, तो एक पर्शियन मैथमेटिशियन थे, ठीक है, जिनका नाम था AI ख्वारिज़मी, ठीक है, अल ख्वारिज़मी। इनका पूरा नाम था मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, ठीक है, जिनका टाइम पीरियड था 780 से लेकर के 850 तक, ठीक है। और ये पर्शियन मैथमेटिक्स थे, इन्होंने ही इसका नाम दिया था एल्गोरिथम। और अलजेब्रा वर्ड जो है वो नाम भी इन्होंने ही दिया था, ठीक है। और इन्होंने ये नाम जो था अपनी किताब जो लिखे थे, ये हिसाब अल जबर वा अल मुकाबला, क्या नाम था इसका, इस किताब का नाम था हिसाब अल जबर वा अल मुकाबला। इसी किताब में जो ख्वारिज़मी द्वारा लिखा गया था, इसी किताब में इन्होंने अलजेब्रा जो वर्ड था वो भी दिया था, ठीक है। तो अब जो मेरा रियल नंबर का प्रॉपर्टी है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, वो तो नहीं पढ़ना है, तो अपने दूसरे प्रॉपर्टी की ओर आते हैं। वो हमारा दूसरा प्रॉपर्टी कहता है फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या होता है वो देखते हैं। बोलता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs। बोलता है जितने कंपोजिट नंबर हैं उनको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, और ये जो फैक्टराइजेशन होगा वो हमारा यूनिक होगा, यानी केवल एक होगा, दूसरा फैक्टर हम इसके लिए नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम ऑर्डर को ध्यान न दें, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, किस ऑर्डर में लिखे उसको हम ध्यान न दें, तो ये हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट का जो कंपोजिट नंबर का जो प्रोडक्ट होगा प्राइम नंबर्स के रूप में वो हमारा यूनिक होगा। जैसे बात किया जाए 18 का कितना लिखे हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखे हैं ना। तो ये 18 क्या है पास, कंपोजिट नंबर है। इस कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखे हैं। अगर इनके ऑर्डर को ध्यान न दिया जाए तो इसके अलावा आप कोई फैक्टर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप ऑर्डर को ध्यान दें तो आप ऐसे कर सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2 3, या 3 इंटू 3 इंटू 2, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन जो है वो अलग अलग हो जाएगा। लेकिन अगर हम इन ऑर्डर्स को ध्यान न दें कि पहले 2 आया है, पहले 3 आया है, बस हम देख लें कि हाँ 2 एक बार आया है और 3 2 बार आया है, इसमें भी 3 2 बार आया है, 2 एक बार आया है, इसमें भी 3 2 बार आया है, 2 एक बार आया है, तो ये सब एक ही फैक्टर हो गए। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो है वो फैक्टर क्या होता है, यूनिक होता है। जैसे 5 3 1 3, इसका हम फैक्टर करें तो 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 23, ये हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो इसी को कि जितना भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, इस थ्योरम को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो इसका यूज क्या क्या होता है, तो इसका यूज जो होता है वो होता है आपको प्रूव करने में इरेशनल नंबर को, ठीक है। जैसे अभी हमारे इस चैप्टर में को मिलेगा क्वेश्चन, क्या मिलेगा, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो जब हम इसको प्रूव करेंगे
तब हम इस थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, तो इरेशनल नंबर को प्रूव करने में हम इस थ्योरम का यूज करते हैं। टू फाइंड द नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, कोई भी नंबर जो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, इसको भी डिसाइड करने के लिए हम लोग फंडामेंटल थ्योरम का यूज करते हैं, लेकिन ये आपका जो है वो डिलीटेड कर दिया है। ठीक है, तो हमको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो ये नहीं पढ़ना है। क्लियर है आता? तो आप आते हैं दूसरा जो हो जाएगा वो आपके लिए ये क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। तो दूसरा जो होता है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करने के लिए हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन क्या देगा कि फाइंड एलसीएम ऑफ 20, 30 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। जब लिख दिया प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, जब आपके पास लिख दिया है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम इसमें कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज करेंगे। इसको वेरीफाई करने के लिए, इसको फाइंड करने के लिए एलसीएम ऑफ एचसीएफ को। ठीक है, क्योंकि लिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम में प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना, और जो एलसीएम बोला है निकालने के लिए वो भी बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में निकालना। तो हम फंडामेंटल थ्योरम का इसमें यूज करते हैं। तो इस थ्योरम का जो आपका टोटल यूज है वो कितना है, 3 टाइप का है, लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार हम इसको 2 जो इसका यूज है वो पढ़ने वाले हैं, इरेशनल नंबर को प्रूव करने में और एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करने में। यही 2 जो हम इसका यूज पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर्स के लिए। ठीक है, तो अब आते हैं फॉर्मूले के लिए। ये तो हम चैप्टर समझ लिए चैप्टर क्या होता है। फॉर्मूला में पहला फॉर्मूला जो है आपका वो ये है, और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट फॉर्मूला भी आ जाता है। तो पहला फॉर्मूला क्या बोल रहा है आपका कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा हम इससे हम और 2-4 फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, लेकिन वो आपको याद नहीं करना है। मैं डिराइव करके दिखा दे रहा हूं ताकि आप सीख लें कि कैसे इसे फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, तो पहला और जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपका फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अगर यहां से हमसे पूछा जाए कि क्या हम फर्स्ट नंबर निकाल सकते हैं, तो फर्स्ट नंबर निकाल सकते हैं। कैसे? तो फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, सेकेंड नंबर को इधर से डिवाइड में भेज देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरे पास एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइड बाई सेकेंड नंबर। क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइड बाई सेकेंड नंबर। ये हमारा जाएगा पहला फॉर्मूला। दूसरे फॉर्मूला की बात करें हम, तो दूसरे फॉर्मूला हम क्या निकाल सकते हैं, सेकेंड नंबर निकाल सकते हैं। तो सेकेंड नंबर यहां से निकालेंगे तो इस बार फर्स्ट नंबर जो वो डिवाइड में चला जाएगा, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइड बाई फर्स्ट नंबर, एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइड बाई फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब यहां से हम थर्ड वाला फॉर्मूला निकालें। थर्ड हम क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। हमसे पूछा जाए एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम का फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाय एचसीएफ, और चौथा फॉर्मूला आपका बन जाएगा एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइड बाय एलसीएम। ठीक है, तो इस एक बेसिक फॉर्मूले से हम जो ये 4 फॉर्मूला है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ये 4 फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो इतना फॉर्मूला आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस ये बेसिक वाले फॉर्मूला को याद रखिए। फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ, इन चारों फॉर्मूले को आप डिराइव कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा फॉर्मूला याद कीजिए उतना ज्यादा आपको कंफ्यूजन रहेगा। तो मैं आपको बहुत ही कम फॉर्मूला को याद करवाऊंगा, बाकी सारे फॉर्मूले आप वहां से डिराइव कर सकते हैं, एग्जाम में बना सकते हैं। ठीक है, जितना कम रहेगा उतना ज्यादा आपको याद रहेगा, और जितना ज्यादा फॉर्मूला याद करने की कोशिश कीजिएगा उतना ही आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तो
आप लिमिटेड फॉर्मूला याद कीजिए। क्या कीजिए, आप लिमिटेड फॉर्मूला याद कीजिए। सारे फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, और मैं बताऊंगा कोई कौन कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और किसको आपको याद करना, किसको आपको एग्जाम में डिराइव कर लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप सारे फॉर्मूला याद करेंगे, जैसे आप इसी को फॉर्मूला याद करें तो इसको आपको फिर कितना फॉर्मूला, आप बोलेंगे टोटल हमको 5 फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, लेकिन मैं कहना कि टोटल 5 फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक बेसिक फॉर्मूला ये याद करने की जरूरत है। ठीक है, बाकी आप ये 4 निकाल सकते हैं। अब आते हैं दूसरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये जो हमारा है दूसरा फॉर्मूला है, और इसको मैंने लिखा है, ये आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अगर फॉर्मूला पूछ लिया जाता है तो, वैसे अगर इसका बोले तो इससे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला में लिखा है ताकि अगर आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम आता है, ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाता है डायरेक्ट फॉर्मूला, तो आपको याद होना चाहिए। अगर सब्जेक्टिव की बात किया जाए तो सब्जेक्टिव इस पे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, केवल ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, तो एलसीएम अगर 3 नंबर मेरे पास है पी, क्यू और आर। ठीक है, पहले फर्स्ट नंबर पी, सेकेंड नंबर क्यू और थर्ड नंबर आर। ठीक है, अगर 3 नंबर मेरे पास पी, क्यू, आर, तो एलसीएम का बात किया जाए तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। पहले एलसीएम का फॉर्मूला देख लेते हैं। एलसीएम का बात किया जाए तो फर्स्ट नंबर पी, सेकेंड नंबर क्यू और थर्ड नंबर आर, यानी फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर गुना थर्ड नंबर इंटू एचसीएफ ऑफ तीनों नंबर का, पी, क्यू, आर का। ठीक है, डिवाइड में क्या आएगा, दो का एचसीएफ निकाल के डिवाइड करना है, यानी पी और क्यू फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर का एचसीएफ, क्यू और आर सेकेंड थर्ड का एचसीएफ, और पी और आर थर्ड और फर्स्ट का एचसीएफ निकाल कर डिवाइड कर देना है। ठीक है, यानी कहने का मतलब जब एलसीएम निकालना होगा तो फॉर्मूला में केवल एचसीएफ होगा। आप देख लीजिए, जब एलसीएम निकालना है तो फॉर्मूला में केवल क्या है, एचसीएफ है, एलसीएम कहीं आएगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर है। और ऊपर में क्या रहेगा, तो तीनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन और तीनों नंबर के एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तीनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो गया पी, क्यू, आर, और तीनों नंबर का एचसीएफ निकाल करके जो एचसीएफ आया उसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। और नीचे में क्या आएगा, तो दो नंबर को कर करके उसका एचसीएफ, जैसे पी क्यू का 2 नंबर है एचसीएफ, क्यू आर 2 नंबर है एचसीएफ, और पी आर 2 नंबर का एचसीएफ निकाल करके हम डिवाइड कर लेंगे। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब देखिए उसी तरह अगर एचसीएफ पूछा जाए तो हमको पता हो गया कि जब एचसीएफ है तो इधर केवल केवल क्या आएगा, एलसीएम आएगा। और सेम चीज आएगा जो पहला फॉर्मूला है, तो पी क्यू आर गुना, यहाँ एचसीएफ था तो एलसीएम हो गया पी क्यू आर का, और नीचे दो का एलसीएम। ठीक है, तो अगर आप इसमें भी अगर एक फॉर्मूला याद रखते हैं ये वाला, तो आपको सेकंड फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर है, याद रहेगा। तो एलसीएम जो है आपका पी क्यू आर का क्या हो जाएगा, पहले पी क्यू आर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, पहले पी क्यू आर मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद एचसीएफ निकाल लेंगे किसका, पी क्यू और आर का। ठीक है, और डिवाइड किससे किससे कर लेंगे, तो एचसीएफ पी कॉमा क्यू, ठीक है, इंटू एचसीएफ क्यू कॉमा आर इंटू एचसीएफ पी कॉमा आर, इन तीनों का एचसीएफ निकाल करके हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो था आपका पहला चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट विथ फॉर्मूला खत्म हुआ। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए और इसको समझिए, याद कीजिए। मैं इसके बाद अब एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।